हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएसआईआर ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और हमने ये देखा था कि यहाँ पर जिस पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बात करी जा रही है राइटर के द्वारा, वो मिड 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट होना, और यहाँ पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करी जा रही है। क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग थी वो था साइंस का फ्लेवर। एंड साइंस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, या फिर किसी भी चीज़ का रीज़न देना और उसको लॉजिक के साथ समझाना। पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेशली ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये सारी चीज़ें मिसिंग थी, जिसकी वजह से मिड 20th सेंचुरी के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जो है इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया था। लास्ट चीज़ हमने ये पढ़ी थी, ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट होना बाकी रह गया है, इस लेक्चर में ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। लास्ट चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो दूसरे सोशल साइंसेस के जो थ्योरिस्ट थे, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो कांस्टेंट तरीके से इन्वॉल्व थे इन वेरियस प्रोसेसेस एंड डिसीजन मेकिंग, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे वो बैक फुटिंग पर थे, वो पीछे हटकर रह गए थे। पॉलिटिकल साइंस की डोमेन के अंदर स्कॉलर्स को, या फिर जो लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट को और उनके वर्क्स को, पॉलिटिकल साइंस के वर्क्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि पॉलिटिकल साइंस की डोमेन के अंदर देयर इज़ नो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये अभी भी पॉलिटिकल साइंस का डोमेन इस चीज़ से लैग कर रहा है। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेविड ईस्टन ने, यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि डेविड ईस्टन ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और 1953 के अंदर उन्होंने ये वाली बुक लिखी थी अपनी, जहाँ पर उन्होंने ये एजर्शन दिया था अपना, ये असर्ट करा था, एक उनका ओपिनियन था अपनी इस किताब के अंदर, कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहते हैं, असक्षम रहते हैं। तो डेविड ईस्टन हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो डिक्लाइन होना शुरू हुई, उसके पीछे हम लोग 4 प्रमुख कारण जो है वो दे सकते हैं इस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के पीछे। सबसे पहला है हिस्टोरिसिज्म। ये वाली बात आपको पहले से भी क्लियर होगी, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के बारे में, तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने एज अ न्यू संस्था, एज अ न्यू इंस्टीट्यूशन इमर्ज होने के बाद अमेरिका में इसने एक प्रयास ये करा था, इसका पूरा का पूरा फोकस इस बात के ऊपर था कि पॉलिटिकल साइंस को एक अलग से ही ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के तौर पर इस्टेब्लिश करा जाए, और उसको बाकी जो सोशल साइंसेज होती हैं लाइक हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमी और लॉ, उनसे अलग करा जाए, और पॉलिटिकल साइंस को पास लेकर जाया जाए विद सम ऑफ द सोशल साइंसेज लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का ये कहना था कि पॉलिटिकल साइंस को अलग करा जाए हिस्ट्री के डोमेन के साथ। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके डिक्लाइनिंग ट्रेंड के पीछे जो वन ऑफ द रीज़न जो डेविड ईस्टन हमें बताते हैं वो है हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म की वजह से क्या होता है, जैसा कि हमने इस टेबल के अंदर भी पढ़ा था, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जब हमने हिस्टोरिकल अप्रोच को पढ़ा था, उसके अंदर हमने साफ तरीके से ये देखा था कि हिस्टोरिकल अप्रोच का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम हिस्ट्री के बेसिस पर जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं, पास्ट में जो भी इवेंट्स हो चुके हैं, अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच का सारा लेने बैठ जाएं तो हम फिर जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही हैं उसको भी जर्नलाइज करने की कोशिश में लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा
हिस्टोरिकल अप्रोच के माध्यम से होगा। अगर आप हिस्टोरिकल अप्रोच का सहारा ले रहे हो किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, तो उसका एक ड्रॉबैक ये निकल कर आएगा कि आप हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर या बहुत सारी चीज़ें जो कि घटित हुई हैं बीसीई के ज़माने में, बिफोर कॉमन एरा के ज़माने में, आप फिर उनको जनरलाइज करके देखने लग जाओगे, जिसकी वजह से आप एक चीज़ में लैग कर जाओगे, एक चीज़ में आपको बैकफुटिंग प्राप्त होगी। और वो ये है कि आप फिर जो करंट इवेंट्स होंगे, जो करंट फिनोमेना होंगे, जो कि काफ़ी अलग होंगे क्योंकि वक्त बदल चुका होगा, ज़माना बदल चुका होगा, लेकिन आप फिर भी उन करंट ट्रेंड्स को, उन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को समझ नहीं पाओगे। आपके पास उनके एनालिसिस के लिए एक लेंस नहीं रहेगा उनकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बिकॉज जो भी पर्सन हिस्टोरिसिज्म का सहारा लेकर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो स्कॉलर होगा, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होगा या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होगा, अगर वो हिस्टोरिकल अप्रोच का सहारा ले रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल फिनोमेना के बेसिस पर कंटेम्प्रेरी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि टोटली यूजलेस और वर्थलेस चीज़ होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था एक एग्जांपल देकर, काफ़ी बार मैं आपको ये सेम एग्जांपल दे चुका हूँ, कि हम मान लेते हैं प्लेटो के टाइम पर, प्लेटो के नज़रिए में जो डेमोक्रेसी है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो हमें भी पता है कि डेमोक्रेसी से अच्छा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो हमें दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता। और ये जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं उनके दिमाग में भी, उनके जहन में भी ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस चीज़ को कोई भी कंटेम्प्रेरी टाइम में तो डिक्लाइन नहीं कर सकता। सवालिया चिन्ह उठते हैं, सवाल उठते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। कमियां सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम में है, लेकिन फिर भी उन सभी सिस्टमों में से डेमोक्रेसी को अगर कोई देश अपनाता है तो ये सबसे बढ़िया बात, सबसे बेहतरीन बात मानी जाती है उस देश के लिए, उस देश के अंदर नागरिकों के लिए, जो भी प्रशासन में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए, एंड ओवरऑल पूरी कंट्री एंड उस कंट्री के साथ एसोसिएटेड जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनकी वेलबींग के लिए। तो जो हिस्टोरिसिज्म है, अगर आप यहाँ पर हिस्टोरिसिज्म को, हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करने लगोगे तो आप तो फिर प्लेटो की बात को सच मानकर बैठ जाओगे। आपको तो फिर ये लगेगा कि प्लेटो जो बोल रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा पॉलिटिकल सेटअप, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो एक अच्छा राजनीतिक सेटअप नहीं होता है। उस नज़रिए से फिर आप इस चीज़ के ऊपर कभी अपनी ऑब्जर्वेशन बना ही नहीं पाओगे कि क्यों फिर हम मॉडर्न टाइम में ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि सबसे पहला और प्रोमिनेंट रीज़न जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी उसके डिक्लाइनिंग के पीछे यही था कि देयर वॉज हिस्टोरिसिज्म, जो कि काफ़ी कम रेलेवेंस था, काफ़ी कम रेलेवेंस होल्ड करके रखता था टू रिजॉल्व कंटेम्प्रेरी इशू। क्योंकि अगर आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को समझना है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको आज का टाइम जो है वो पता होना चाहिए कि आज का वक्त और ज़माना और आज के हालात क्या हैं, जो कि पास के हिस्टोरिकल इवेंट से काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉरल रिलेटिविज्म। अब मॉरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं इस आइडिया को आपको बताता हूँ। डेविड ईस्टन का तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि क्यों ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होना शुरू हुई थी मिड 20th सेंचुरी के अंदर। उसके पीछे दूसरा रीज़न उन्होंने कहा मॉरल रिलेटिविज्म का। तो क्या होता है ये मॉरल रिलेटिविज्म? देखो, यहाँ पर ये जो मॉरल वर्ड है, यहाँ पर बात हो रही है मोरालिटी की, या फिर जिसको आप एथिक्स में बोलते हो मॉरल वैल्यूज उसकी। और रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक जो पर्सन है
उसके हिसाब से मोरालिटी की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती चली जाएगी। हर एक पर्सन के अपने खुद के सिद्धांत हैं मोरालिटी को लेकर या मॉरल वैल्यूज़ को लेकर। इसको हम कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। थोड़ा सा और इजी तरीके से उसको समझते हैं। मॉरल रिलेटिविज्म दोस्तों एक आइडिया है, और ये आइडिया ये कहता है कि देयर आर नो यूनिवर्सल या फिर एब्सोल्यूट सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। दुनिया में मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल सिद्धांत कोई भी ऐसे नहीं है जो कि यूनिवर्सल हो, एब्सोल्यूट हो। कहने का मतलब ये है वो हर एक सिचुएशन या फिर सरकमस्टांसेस के अंतर्गत अप्लाई करे जाएं, ऐसे कोई भी यूनिवर्सल या फिर एब्सोल्यूट सिद्धांत है ही नहीं मोरालिटी के। ऐसा मॉरल रिलेटिविज्म थ्योरीज का मानना है। अब ऐसी थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनमें दो प्रमुख नाम आते हैं। एक आता है मैक्स वेबर का और एक आता है ह्यूमे का। इन दोनों स्कॉलर्स का रिलेटिविस्टिक एटीट्यूड था मोरालिटी को लेकर, वैल्यूज को लेकर, या मॉरल वैल्यूज आप कह सकते हो उसको लेकर। जहां पर वेबर और ह्यूमे ये कहते थे कि दुनिया में ऐसे कोई भी यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट मोरालिटी के सिद्धांत है ही नहीं जो कि हर एक सिचुएशन और हर एक सरकमस्टांसेस के अंदर अप्लाई कर सके हम उनको। वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। और वैसे ये वाली चीज़ हमें भी पता है, क्योंकि मोरालिटी जो है दोस्तों, हम एथिक्स की अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं कि मोरालिटी जो है एथिक्स से अलग इसी वजह से है क्योंकि मोरालिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम लोग अक्सर ये वाली चीज़ पढ़ते हैं कि मोरालिटी अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, जबकि एथिक्स जो हैं वो भी मॉरल वैल्यूज से बने हुए हैं। उनके अंदर भी मोरालिटीज़ है, उनके अंदर भी सही और गलत की समझ की बात करी जाती है, लेकिन एथिक्स जो हैं उनको फिर भी ऑब्जेक्टिव माना जाता है एज कंपेयर टू मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज। तो ये जो रिलेटिविस्टिक एटीट्यूड था मैक्स वेबर का और ह्यूमे का, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, वैल्यूज को इस प्रकार से देखा, मॉरल वैल्यूज भी आप इनको कह सकते हो, राइट और रॉन्ग की समझ, अच्छे और गलत की समझ, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि देयर इज नॉन सब्जेक्शन ऑफ वैल्यूज टू क्रिटिकल एनालिसिस। यानी कि जब कोई भी यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स है ही नहीं, इट वैल्यूज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हम वैल्यूज का, मोरालिटी का, मॉरल प्रिंसिपल्स का क्रिटिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा इनका मानना था मैक्स वेबर और ह्यूमे का। क्योंकि मॉरल रिलेटिविज्म की फिलॉसफी एंड थ्योरी यही कहती है, ये आइडिया यही हमें बताता है कि जो मोरालिटी है वो पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होती रहती है। यहां पर पर्सन जो है हमेशा एक चीज कहता है, इस आइडिया को ऐसे भी डिनोट करा जाता है जो स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर पर्सन सिंपली ये कह देता है हु एम आई टू जज। मैं कौन होता हूं या होती हूं इस चीज को जज करने वाला। यानी कि एक कॉमन सिद्धांतों के ऊपर बात हो ही नहीं रही है। इसलिए यहां पर मोरालिटी को बहुत सारे तरीकों से, एक इंडिविजुअल के लेंस से, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, पर्सन टू पर्सन के पर्सपेक्टिव को चेंज होते हुए हम मोरालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक कॉमन लेंस नहीं है, हमारे पास एक कॉमन अप्रोच नहीं है। अब मॉरल रिलेटिविज्म को, यानी कि एक इवेंट को आप देखना कि उसके अंदर मोरालिटी है, उस इवेंट के अंदर एक पर्सन के अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, लेकिन एक पर्सन की मॉरल वैल्यूज जैसी सिचुएशन बदलती है तो वो दूसरे पर्सन के मॉरल वैल्यूज से कैसे अलग हो जाते हैं, बेसिकली उसके ओपिनियन कैसे फ्लक्चुएट हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों मैं आपको। एग्जांपल के तौर पर मान लो, अगर हम एक छोटे से बच्चे की बात करें,
एक छोटा सा बेबी है और उसको किसी ने मार दिया, और मारने वाले में हम एग्जाम्पल में शामिल कर लेते हैं उसकी मदर ने ही उसको मारा। पैदा हो गया था वो बेबी, उसकी माँ ने उसको मार दिया। इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि मदर ने मर्डर कमिट करा, क्योंकि उसने अपने इन्फेंट बेबी की जान ले ली। और वहीं पर अगर हम बात करें, ये जो बेबी मदर ने मारा उसके लिए तो उसको कानूनी सजा मिलेगी, लेकिन अगर ये बेबी प्री बॉर्न है, 9 महीने के अंतर्गत अभी मां के पेट में है, और बच्चे को बाहर निकालने से पहले अपनी कोख से उसको जन्म देने से पहले अगर मां या कोई भी लेडी अगर ये डिसाइड करती है कि उसे अपने गर्भ के अंदर ही इस बच्चे को मार देना, इस बच्चे की किलिंग कर देनी है, तो वो मर्डर ना कहलाकर यहां पर एक वर्ड से जाना जाएगा जिसको हम कहते हैं राइट। हम यहां पर फिर मां के अधिकार की बात कर लेंगे कि राइट टू कंसीव, जैसा कि मैंने आपको एक एडवर्टीजमेंट के अंदर भी दिखाया था। ये वाली चीज याद है, जब हम दिव्या स्मार्ट बोर्ड पे क्लास कर रहे थे मयूर, तो मैंने आपको एक जिंजर एले का, एक बियर का एक ऐड दिखाया था, है ना, जहां पर एक है ना, वो लेडी कहती है अपने ससुर के सामने, ससुराल वालों के सामने, कि उन औरतों के क्या कहेंगे, द विमेन हु डू नॉट वांट टू हैव किड्स, और उस टाइम पर ससुर जी कहते हैं वी कॉल इट देयर चॉइस। तो यानी कि यहाँ पर अगर प्रीबॉर्न बेबी को एक औरत मारने की बात कर रही है अपनी कोख के अंदर, अपने गर्भ के अंदर, तो वो उसका अधिकार है कि प्रेग्नेंट होना अगर उसका अधिकार था तो उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर बच्चा जो आ गया है, क्या उसे उसको जन्म देना है कि नहीं देना है। ये एक लेडी का राइट है, क्योंकि बच्चे को 9 महीने के अंदर पालना, सारे कष्टों को सहन करना, सारे मूड स्विंग्स को सहन करना, ये सब कुछ उसे ही सहना पड़ेगा, तो राइट भी उसका होना चाहिए। तो ये चीज़ एक राइट के अंदर आ जाती है, यानी कि हम यहाँ पर सीधा सीधा बात कर रहे हैं अबॉर्शन की। बट यहाँ पर अगर बेबी को पैदा होने के बाद, चाहे भले ही 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, माँ ने ही गला दबाकर मार दिया, उसकी किलिंग मदर ने करी है, तो फिर वो एबॉर्शन नाम से या किलिंग नाम से नहीं आएगा, या फिर राइट के नाम से तो कतई नहीं जाना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाना जाएगा। उसको तो हम ये कहेंगे कि माँ यहाँ पर एक मर्डरर है, जालिम है। लेकिन उस चीज़ का क्या कि जहाँ पर माँ को ये पता लगता है, कि लेडी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इज्जतदार तरीके से उसने शादी करी थी, समाज के सोशल नॉर्म्स भी नहीं तोड़े उसने, लेकिन अब उसके दिमाग में एक असमंजस है कि मुझे करियर बनाना है अपना, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, या मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, या मुझे कभी भी बेबी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ उसके राइट की कैटेगरी के अंदर आती है। अब आप समझ गए मोरालिटी की यहां पर जो बातें हैं, कैसे इंसान एक गुलाटी मारता है, जैसी सिचुएशन का दायरा बदलता है। एक लेडी ने अगर एबॉर्शन करवा लिया तो वो ये कहती है कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मुझे पैदा करना होगा बच्चा तो करूंगी, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगी। वहां पर वो इस चीज को राइट के तौर पर यूज करते हुए एक आर्गुमेंटेटिव पावर देने लगी, या उसके सपोर्टर्स आर्गुमेंटेटिव पावर देने लगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा। वहीं पर पैदा होने के बाद, मतलब पेट के अंदर मारा तो वो बेबी नहीं था क्या? जी हाँ वो बेबी था, लेकिन वहां पर बात आ रही थी अधिकार की। पैदा होने के बाद बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, काम नहीं करने दे रहा मम्मी को, मम्मी ने उठा के फेंक दिया उसे, मर गया बच्चा। अब ये राइट के अंदर आएगा क्या? अब वो लेडी आर्गुमेंट देगी इस चीज़ के ऊपर, या क्या उसके सपोर्टर्स उसकी इस बात को मानेंगे क्या? प्रेगनेंसी के टाइम पर तो जब उसने अबॉर्शन करा, आई पिल्स खा ली उसने, या फिर उसने अबॉर्शन जाकर करवा लिया, तब तो वो माना जा रहा था कि उसका अधिकार है। अब उसको आप मर्डर करार दे रहे हो, अब पुलिस आ रही है, अब वो अरेस्ट हो रही है, अब उसको जेल टर्म हो रही है। तो मॉरल रिलेटिविज्म जो है, जहां पर आप कोई भी यूनिवर्सल वैल्यूज को असाइन नहीं कर पाते हो, कहने का मतलब ये है, डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि डेफिनेटली यूनिवर्सल कुछ कुछ वैल्यूज और एब्सोल्यूट सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। बट मॉरल रिलेटिविज्म की वजह से, कि जहां पर हम बात करते हैं कि मोरालिटी में
देयर शुड बी या देयर आर नो यूनिवर्सल वैल्यूज, देयर आर नो एब्सोल्यूट सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसको सपोर्ट भी करा मैक्स वेबर जैसे थ्योरिस्टों ने, ह्यूमे जैसे फिलोसफर्स ने। इसकी वजह से हम वैल्यूज़ को, कुछ मोरालिटी वाले सिद्धांतों को क्रिटिकली एनालाइज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। हर कोई यही आर्गुमेंट देने लग जाता है कि मेरे हिसाब से मोरालिटी ये, मेरे हिसाब से मोरालिटी वो, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुई। तीसरा रीजन जो हमें डेविड ईस्टन बताते हैं वो ये बताते हैं कि देयर वॉज अ कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी इन मिड 20th सेंचुरी। स्कॉलर्स अक्सर क्या होता है कि विज्ञान को पॉलिटिकल थ्योरी का नाम दे देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम इसे सिंपल तरीके से समझें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का पर्सनलाइज ओपिनियन है। जबकि साइंस जो है, वहां पर हम कोई भी चीज़ के बारे में जो बात करते हैं वो हम लॉजिक के साथ करते हैं, रीजन के साथ करते हैं। वी टेंड टू फॉलो ऑब्जर्वेशन। तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि जब हम कंफ्यूज करने लग जाते हैं पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल थ्योरी के साथ, या फिर सिर्फ साइंस को किसी भी थ्योरी के साथ, तो हम ये भूल जाते हैं थ्योरी का दायरा बहुत बड़ा होता है विज्ञान के दायरे से, क्योंकि विज्ञान उतनी ही चीज़ों के ऊपर बात कर सकता है, किसी भी चीज़ का विज्ञान की बात हो, जहां पर हमारे पास प्रूफ अवेलेबल हो। लेकिन थ्योरी जो है इट गोज बियॉन्ड साइंस, वहां पर तो ओपिनियन बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो यहां पर जो ओपिनियन है, जो पर्सन की जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरीज हैं, वो चलती चली जाएंगी, उसका कोई अंत नहीं है। और अगर एक टाइम पे अगर वो रुक गई वैलिड होकर, सबने मान लिया उसको ये वैलिड बात है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो निकल कर आएंगी एक थ्योरी के पीछे, जो फिलोसफर्स अपनी फिलोसफीज को देंगे। याद है ना वो चीज़, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। सिंथेसिस भी कुछ टाइम के लिए एक थ्योरी रहती है, अगेन अगर जब उसके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं तो वो भी वक्त और ज़माने के साथ बदल जाती है, लेकिन साइंस की चीज़ें वैसी ही रहती हैं। तो यानी कि डेविड ईस्टन यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी एक अलग दायरा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ज़रूर, और पॉलिटिकल साइंस के डोमेन की रिक्वायरमेंट भी है, इसके डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट भी हमें इसलिए है बिकॉज ये जो पॉलिटिकल साइंस है, हम इसको साइंस इसलिए कह रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होनी चाहिए राजनीति के क्षेत्र में जहाँ पर हम जिन चीज़ों का प्रूफ दे सकें उसको लॉजिक और रीज़न के साथ टेस्ट कर सकें, एंड वी शुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट। वहाँ पर हमारे ओपिनियन से ज़्यादा जो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर है, जो लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग के साथ बात करने की जो नीड है विद प्रूफ, वो चीज़ें होनी चाहिए राजनीति के दायरे में। भले ही वो सारी ना हो, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर हो। और उसके बाद ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो डिक्लाइन हुई, वो डिक्लाइन हुई ड्यू टू हाइपर फैक्चुअलिज्म। प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि हम कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे अगर आप हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, तो कुछ कुछ चीज़ों को वी टेंड टू ओवर फैक्चुअलाइज। हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में यहां पर बात करते चले जा रहे हैं और थ्योरी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल थ्योरी का हाथ और उसका जो दामन है आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिकॉज हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी पहले भी पॉलिटिकल थ्योरी की। मयूर, दिव्या, आपको याद होगा कि अगर हम थ्योरी किसी चीज़ की ना देना, तो यानी कि हम इंप्रूवमेंट की बात कर नहीं रहे हैं। भले हमने ये चीज़ देखी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, या कोई भी जो थ्योरीज होती हैं, वहाँ पर हम आइडियलिस्टिक होकर जनरली बात करने लग जाते हैं, बट दैट आइडियलिज्म बिहेवियर इज ऑल्सो गुड फॉर सजेस्टिंग सर्टेन सॉल्यूशंस एंड चेंजेस इन द सोसाइटी या इन एनी फील्ड ओवर लॉन्ग रन। अगर हम हाइपर फैक्चुअलिज्म के बारे में मतलब अगर हम किसी भी इवेंट के फैक्चुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से उस इवेंट को देखेंगे, अगर हम फैक्चुअल तरीके से उसको समझेंगे, तो हम एक चीज़ के अंदर फंस जाएंगे कि हम जो है फैक्ट्स को जानते हुए सिर्फ और सिर्फ किसी भी इवेंट का एक रियलिटी चेक ले रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट करेक्टिंग इट्स प्रॉब्लम्स, व्हाट अबाउट सॉल्यूशंस, व्हाट अबाउट इंप्रूवमेंट्स, वो तो थ्योरी से ही आएगा। अब आप थ्योरीज को ये कहकर नकार नहीं सकते हो, उसको दूर नहीं कर सकते हो ये कहकर कि दिस इज आइडियलिज्म। तो ये 4 रीजन दिए डेविड ईस्टन साहब ने
कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी क्यों डिक्लाइन हुई, और जिसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पॉलिटिकल साइंस का जो नाम है वो भी खराब होने लग गया था। हिस्टोरिसिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी एंड हाइपर फैक्चुअलिज्म। उसकी वजह से डेविड ईस्टन ने इतना कुछ बोला ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के पीछे, पॉलिटिकल साइंस को एज अ सेपरेट डोमेन का डिसिप्लिन बनाने के लिए। उसी प्रकार से एक स्कॉलर थे जिनका नाम था डेंटे जर्मिनो। डेंटे जर्मिनो ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अपनी इस किताब के अंदर डेंटे जर्मिनो साहब ने यह कहा कि देयर आर 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2 प्रमुख कारण होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के पीछे। जब स्कॉलर्स के अंदर क्रेज बढ़ने लग जाता है साइंस का, जिसको डेंटे जर्मिनो साहब एक वर्ड से डिनोट करते हैं पॉजिटिविज्म, यानी कि यू ट्राई टू लुक फॉर रीजंस, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन। जब साइंस का क्रेज बढ़ता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म, एंड व्हेन देयर इज एंड रिजल्ट ऑफ, कल्मिनेशन का होता है मतलब जब कोई भी चीज़ जिसका एक इफेक्ट निकलता है या फिर एंड रिजल्ट निकलता है, या कोई भी चीज़ जब अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंच गई होती है। तो डेंटे जर्मिनो साहब का ये कहना था कि देयर आर 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेशली ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे जैसे साइंस का क्रेज बढ़ने लगा था तो लोगों ने ये सोचा कि हम हर चीज़ जो है हवाई महल बनाकर, हवाई किले बनाकर बात नहीं कर सकते हैं। राजनीति के दायरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसको हम लॉजिक के साथ, रीजन के साथ और ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकें, साइंटिफिक फिनोमेना के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकें। लाइक लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर, लोगों का वोटिंग बिहेवियर, या पॉलिसी मेकिंग की अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटर्स की, एंड इफेक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन इनटू मार्क्सिज्म। जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी जब आई मार्क्सिज्म की, तो उससे कई स्कॉलर्स ने यह भी सोचा कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ हवाइयाँ बातें नहीं करी थी, प्रैक्टिकल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था। तो कुछ कुछ जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से इवॉल्व कर जाती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसने एक थ्योरी का रूप ले लिया मार्क्सिज्म। बट दिस थ्योरी इज नॉट ओनली इन बुक्स, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी, यहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच भी उसकी देखने को मिली। तो आप ऐसा कह सकते हो डेंटे जर्मिनो ये कह रहे हैं अपनी इस बुक के अंदर जिसका नाम है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो डिक्लाइन हुई वो इसलिए हुई कि जब साइंस का क्रेज बढ़ता चला गया, पॉजिटिविज्म आता चला गया, और जब कार्ल मार्क्स जैसे बंदों की, कार्ल मार्क्स जैसे स्कॉलर्स की, थ्योरिस्टों की जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो आइडियोलॉजीज थी, जो उनकी थ्योरीज थी, वो इवॉल्व हो गई इनटू सम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मार्क्सिज्म फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्योरी नहीं थी, एक प्रिंसिपल था जिसने बाद में आगे चलकर इंस्पिरेशन देने का भी काम करा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका आगे चलकर नाम हुआ लाइक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। हमारे देश में कंटेम्प्रेरी टाइम पे अगर आपको 2025 में चीज को देखना है, देयर आर सम पार्टीज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म, और उनकी अप्रोच के अंदर, उनकी आइडियोलॉजी के अंदर ये चीज साफ तरीके से देखी जा सकती है। लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, और वो छोटी मोटी पार्टी नहीं, नेशनल लेवल की पार्टी। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करा, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे, हमने ये चीज़ पहले भी एक क्रोनोलॉजी के साथ, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के साथ बनाई थी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी की PSIR की क्लासेस के अंदर, कि जैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होती है उसके बाद आती है बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर को और पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे हम डिटेल तरीके से अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।